नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी में जो भी हम सीरीज़ कर रहे हैं दैट इज़ आर एमसीक्यू सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें बेसिकली हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनको डिटेल में कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब आज हम पहुँचे हैं सिटीजनशिप वाले टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सिटीजनशिप। तो आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम वो कौन से चैप्टर पे करेंगे? सिटीजनशिप पे करेंगे। सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन दी पार्ट 2 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी है, वहां तक के क्वेश्चन सीरीज हम ला चुके हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब जनरली जो अपन टेस्ट सीरीज में एक मेथड फॉलो करते थे कि पहले अपन एक ब्रीफिंग देते थे, फिर अपन क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते थे। तो अब इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज हम करेंगे आज की क्लास से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का आया कि सर अपन जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाता है और शुरू का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी अपन क्लास ले चुके हैं उस पर, तो उसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन करने से पहले वीडियो देखना या जानकारी चाहिए टॉपिक की, तो वो बस एक क्लिक दूर है, वो जाके वीडियो देख सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल में नीचे डाल दूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी ब्रीफिंग नहीं लेंगे। हाँ, मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उस चैप्टर में वो मैं आपको दे दूंगा या जो आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है? पहले से ब्रीफिंग नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के दरमियान ही जो भी हमारे डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बस एक चीज़ आपको शुरू में ध्यान रखनी है कि जो हम सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, तो सिटीजनशिप को हमें दो पर्सपेक्टिव में पढ़ना होता है। एक सिटीजनशिप ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप इतना डिटेल में एक्सप्लिसिट नहीं दिया गया है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही दिया हुआ है, कुछ मेन इन्फॉर्मेशन है वही दी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिटीजनशिप के बारे में लिखा था तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। रीजन बीइंग क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा आपको पता है हमारा डायनेमिक कंट्री बनाना चाहते थे, तो हम उसी दिन 26 जनवरी जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज कर रहे थे या आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम ये नहीं चाहते थे कि हम डिफाइन कर दे कि हमारे देश के सिटीजन कैसे होंगे या यही लोग हमारे देश के सिटीजन होंगे। जब हमारी कंट्री हमने यूनियन टेरिटरी में देखा कि वहां पे भी हमने एक स्कोप रखा था कि इन केस फ्यूचर में इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करती है तो दैट विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो सिमिलरली जब सिटीजनशिप की अपन बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इस देश का सिटीजन है ये बता देते हैं। हम इस बेसिस पे इनको डिसाइड कर रहे हैं, ये हम आपको बता देंगे 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल सिटीजनशिप के हैं जो कि 26 जनवरी 1950 को लेट डाउन कर दिए बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर और दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है बात? उन्होंने बता दिया कि 26 जनवरी को कौन कौन सिटीजन है, और इन्होंने एक और प्रोविजन रख दिया कि अब इसके हवाले वतन तुम्हारे हाथ साथियों। तो ये पावर दे दी इन्होंने पार्लियामेंट को कि मैं 26 जनवरी 1950 को तो आपको क्लियर बता रहा हूं कि कौन हमारे भारत देश का सिटीजन है, नागरिक है, लेकिन इसके आगे आपको जैसे सिटीजनशिप डिफाइन करनी है, डायनामिक कंट्री है, आपको जिसको लाना है जिसको लाओ, जिसको सिटीजनशिप देनी है दो, जिसको नहीं देनी वो मत दो। उसके जो भी रूल्स लेट डाउन करेंगे वो कौन करेगी? वो करेगी पार्लियामेंट। तो कल को आप बोलना चाहते हो कि भैया कोई नहीं हमने फ्यूचर टेरिटरी एक्वायर करी, उसके जो सिटीजन हैं वो भी हमारे सिटीजन होंगे। अगर पार्लियामेंट बोलती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो आगे जो भी इस देश का सिटीजन होगा या नहीं होगा वो कौन तय करेगा? वो समय समय पे पार्लियामेंट तय कर लेगी जब उनको एक्ट लगेगा। पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप से सिटीजन डिफाइन करने का जो काम है वो इन्होंने ले लिया। इन्होंने बोला मैं 26 जनवरी की बात कर सकता हूं कि 26 जनवरी 1950 को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आज की तारीख में ये है हमारे देश के सिटीजन है, लेकिन आगे कौन कौन सिटीजन होंगे ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। तो जो पूरी बॉल है इज इन दी पार्लियामेंट्स कोर्ट। क्लियर है? तो इसके लिए लाया पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसको समय समय पे अमेंड भी किया गया है, इसको समय समय पे अमेंड भी किया गया है। बट जो हमारा पहला एक्ट आया वो क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जहां हमारी पार्लियामेंट ने उस टाइम की लेट डाउन करी कि हमारे भारत देश की जो सिटीजनशिप है आप किस किस तरीके से अक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन, और किस किस तरीके से आपसे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है या लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकता है। ये सब हमें बताया हमारी पार्लियामेंट ने
इन 1955। जब तक के लिए हम किसको सिटीजन मान रहे थे? जो 26 जनवरी 1950 को हमें बता के गए कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स कि ये आपके सिटीजन हैं इस देश के इस तारीख को। इसके आगे अब सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ। तो पार्लियामेंट उसके लिए 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट लाया जिसको बार बार अमेंड किया गया, और अभी बहुत ही रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट जिसने काफी बवाल मचाया। तो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। हालांकि जब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम डिटेल में कर लेंगे। क्लियर है बात? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन दी क्वेश्चन। सो इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद, आर्टिकल 5 से 11। तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले सिटीजनशिप एक्ट 1950 में कौन कौन सिटीजन था उसके नीचे अभी आपको मैंने समझाया था। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल डिफाइन करते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इस देश का सिटीजन है। ठीक है ना, ये समझ में आई बात? अब ये बोला है ये इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, ये किससे डील करता है? तो सीधी सी बात है सिटीजनशिप से डील करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिटीजनशिप, क्योंकि ये क्या बता रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन कौन सिटीजन है इस भारत देश के। तो इसका मतलब ये सिटीजनशिप से डील करता है। तो बहुत ही सिंपल सोबर आंसर शुरुआत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है भारत की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकने के? ठीक है, तो अक्वायर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आया सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें बाद में काफी सारे संशोधन किए गए, बट जो मेन एक्ट है दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है फॉर अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? मैंने आपको बताया दो चीजें बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप और एक लॉस ऑफ द सिटीजनशिप। तो इसमें अब एक्विजिशन के क्या क्या तरीके हैं ये हमें बताने हैं। तो बर्थ एंड डिसेंट, बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डिसेंट, बर्थ डिसेंट नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका सही जवाब है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किस किस तरीके से हमारे भारत देश की सिटीजनशिप ली जा सकती है, जिसके किसको बताया किसने? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा। ठीक है, तो बर्थ से भी ली जा सकती है। बर्थ बोले तो जहां आप पैदा हुए हो, बर्थ के बेसिस पे भी आपको सिटीजनशिप मिलती है। फिर आपको डिसेंट के थ्रू, वंशज, आपका बाप कौन है, आपके दादा कौन है, उसके बेस पे भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन मोरलेस सेम है, बट रजिस्ट्रेशन आप आवेदन कर रहे हैं कि मुझे भारत देश की सिटीजनशिप चाहिए, और नेचुरलाइजेशन कुछ पर्पस है, कुछ जो हम आगे पढ़ेंगे जब आपको समझ आ जाएगा। नेचुरलाइजेशन कुछ ऐसे प्रोसेस है, अगर वो फॉलो होता है तो आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये चारों तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। इसके साथ साथ एक और है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जो इधर मेंशन नहीं है। तो ये एक और ऑप्शन अगर आता है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो अगर भारत ने 1950 के बाद कोई भी फ्यूचर टेरिटरी एक्वायर करी है तो उसके सिटीजन भी भारत देश के सिटीजन हो जाएंगे। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो जैसे हमने गोवा, पौंडीचेरी जो हमने एक्वायर करे हैं, उनके सिटीजन भी हमारे भारत देश के सिटीजन बन गए हैं, क्योंकि ये हमारा एक लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होता। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास दी सिटीजनशिप एक्ट? अभी इतनी देर से गाना गा रहे हैं, कौन से साल आया? तो 1955, 1950, 1952, 1955, और चौथा ऑप्शन क्या है? 1960। तो हमने इतनी देर से देख ही रहे 1955, आपको याद हो गया होगा, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि घर जाके इसको याद करूंगा, याद हो गया। क्योंकि जैसे जैसे आप स्टोरी बनाएंगे, जैसे जैसे आप कहानी बनाएंगे, समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें से आंसर निकलना चालू हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम? कौन से देश से हमने सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट लिया या बेसिकली इन्फ्लुएंस हुए? हम उनके इन्फ्लुएंस से हमने ये हमारे अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री बांट रही थी कि सिंगल सिटीजनशिप ले लो और हमने ले लिया उनसे, ऐसा नहीं। तो उनके सिटीजन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन या उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने हमारे स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया। तो वो कौन सा देश है? आपका समय शुरू होता है अब। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो यूएसए तो डुअल सिटीजनशिप है, ये तो एक तो आपको याद रखना है, डुअल सिटीजनशिप मतलब यूएसए, सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने किससे इन्फ्लुएंस होकर लिया है? इंडिया ने लिया है
यूके से इन्फ्लुएंस हो गए। किससे हुआ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो हमारे रूलर्स रहे इतने सालों तक, उन्हीं से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है जो हमने अडॉप्ट करा, बोरो करा, एंड वी हैव इनकलकेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यूके से इंस्पायर होके। विच कमिटी गेव द आइडिया ऑफ जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप? सो ये आइडिया किसने दिया? अब इसको जानने से पहले हमें जो सोली पता होना चाहिए, जब हम ये देख पाएंगे कि ये आइडिया किस महानुभाव ने दिया है। पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भैया जो सोली होता क्या है। तो सिटीजनशिप लेने के वर्ल्ड वाइड या पूरे अधिकतर देशों में दो तरीके होते हैं, बाय सॉइल और बाय ब्लड। बाय सॉइल और बाय ब्लड। तो बाय सॉइल को बोलते हैं जो सोली और बाय ब्लड को बोलते हैं जो सेंग्विनी। तो ये क्या मतलब है बाय ब्लड और बाय सॉइल का? कि अगर आपका जन्म जिस धरती में हुआ है उसी धरती के आप सिटीजन हो गए। तो अगर मेरा धर्म एक देश में हुआ है, पर्टिकुलर देश में, और वहां पे सिटीजनशिप लेने का तरीका जो सोली है, तो इसका मतलब मैं उस देश का सिटीजन हो गया। तो सपोज करो हमारा भारत जो देश है वो जुस सोली अप्रोच को अपनाता है। तो अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है, भले ही मेरे माँ बाप किसी और देश के हों, लेकिन अगर मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं यहाँ जन्मा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली भारत देश का सिटीजन हो जाऊंगा। क्लियर है बात? और बाय ब्लड का मतलब क्या होता है? बाय डिसेंट, बेसिकली वंश के तौर पे, कि भैया मेरा जो ओरिजिन है, मेरा ओरिजिन, मेरे परिवार का ओरिजिन कहाँ पे है, उसी के चलते हुए, उसी वंशज के तौर पे, बाय डिसेंट के तौर पे मुझे क्या होगा? मुझे वहां की सिटीजनशिप मिलेगी। क्लियर है बात? तो बाय सॉइल और बाय ब्लड। क्लियर? ये दो टाइप के सिटीजनशिप लेने के तरीके होते हैं वर्ल्ड वाइड, अधिकतर कंट्रीज में यही है। क्लियर है? तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट मिक्स होके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे दोनों चीजें ही यूज होती है। जो सोली भी हमारा एक पैटर्न है और जो सेंग्विनी भी हमारा एक पार्ट ऑफ सिटीजनशिप है। क्लियर है? तो ये जो आइडिया है ये हमारे किसने दिया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये दिया था, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने दिया था, एटली कमेटी ने दिया था, या नन ऑफ द अबव ने दिया था, या मतलब इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। तो हमें ये बताना है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली लैटिन वर्ड्स हैं, हमारा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस आइडिया को प्रोपोगेट हमारे देश में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी साहब ने किया था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब हमारे देश के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि किस तरीके से आप अपने देश का बनाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने जो सोली के आइडिया को एडवोकेट किया था कि हाँ, बाय सॉइल के जो भारत देश में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा, ये हमें अपनाना चाहिए और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखना चाहिए। तो इनके एडवोकेट थे जो सोली अप्रोच के, कौन? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू कमेटी दे सकते हैं। तो आंसर देख सकते हैं आप, बी है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो सोली एंड जो सेंग्विनी इन लैटिन मीन्स द राइट ऑफ द सॉइल एंड लॉ ऑफ द ब्लड रिस्पेक्टिवली, ग्रांट सिटीजनशिप विद द प्लेस ऑफ द बर्थ, जहां आपका जन्म हुआ है, और जो सेंग्विनीस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ब्लड टाइज एज क्राइटेरिया। तो वंशज के तौर पे या वंश के तौर पे जो सिटीजनशिप मिलेगी, बाय डिसेंट जो मिलेगी, उसको हम बोलेंगे जो सेंग्विनी। ठीक है? सेंग्विनी या सेंग्विनिस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है? द नेहरू कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1928, जब रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे हम ताकि हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो सके, तो उन्होंने जो सोली अप्रोच को क्या किया गया था? उनको एडवोकेट किया था बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी। आई होप आपको आ गया हो समझ में। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? कौन सी लिस्ट है हमारे भारत देश की जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताती है? पहले तो हमारी लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी लिस्ट होती है हमारी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और फिर क्या दे रखा है इसमें? रेजिडुअरी, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द, ये तीन हमारी लिस्ट हैं जो बेसिकली हमारे दे रखी है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कौन से शेड्यूल में? कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से शेड्यूल में आपको लिस्ट दे रखी है, ये बताओ। क्लियर है? तो अब आपको बताना है कि ये जो सिटीजनशिप वाली जो बातें हैं, सिटीजनशिप के बारे में जो जो कहानियां गाई गई है, ये कौन सी लिस्ट में गाई गई है? किसमें है? यूनियन लिस्ट का काम है ये, यानी कि इसमें यूनियन के सब्जेक्ट में आएगा, स्टेट के सब्जेक्ट में आएगा, या दोनों के सब्जेक्ट में आएगा, और मेन किसका रोल चलेगा? यूनियन का। कॉन्करेंट लिस्ट यही होती है ना कि स्टेट भी लॉ बना सकती है, यूनियन भी लॉ बना सकती है, लेकिन मेन पावरफुल एंटिटी कौन सी है? यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये कौन सी लिस्ट आएगा? तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया, सिटीजनशिप का पूरा लेखा जोखा इज विद द पार्लियामेंट, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेंस इट मींस इट शुड बी इन द लिस्ट ऑफ यूनियन। तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा
बी सिटीजनशिप मतलब सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे देश में क्या फॉलो होता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हमें भारत का नागरिक होना है, हमें राज्य का नागरिक नहीं होना। डुअल सिटीजनशिप यूएसए में, जहां पे आपको देश का भी नागरिक बनना है और उस स्टेट का, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, तो अगर आप टेक्सास को करते हो तो टेक्सास, कैलिफोर्निया को करते हो तो कैलिफोर्निया, वहां की सिटीजनशिप भी आपके पास होनी चाहिए। परंतु किंतु हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में आपको सिर्फ देश की नागरिकता चाहिए, पर्टिकुलर एक एक स्टेट की नागरिकता या सिटीजनशिप नहीं चाहिए। हेंस ये किसका काम है? फेडरल पार्ट का, मतलब यूनियन वाली गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये किसके पास होना चाहिए? यूनियन लिस्ट के अंदर ही होना चाहिए। सिंपल सोबर, मतलब बुद्धि से भी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यू नीड टू नो दी आंसर, कहीं अपन कैलकुलेशन भी बैठा सकते हैं। क्लियर है? Which article of the Constitution contains the provisions of the citizenship to person migrated to India from Pakistan? इंडिया आए हैं जो लोग फ्रॉम पाकिस्तान, उनके बारे में जो प्रोविजंस है कि सिटीजनशिप इनको कैसे मिलेगी, ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो इसके लिए आपको वैसे जवाब आता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो आर्टिकल 5 मैं आपको एक बार बता देता हूं सारे आर्टिकल क्या क्या बोलते हैं। तो आर्टिकल 5 बोलता है डोमिसाइल, सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। ये उन लोगों के बारे में जिक्र करता है। सबसे पहली बात तो ये बात कब हो रही है? ये बात हो रही है सिटीजनशिप शुरुआत में, जो 26 जनवरी 1950 को हमने तय करी थी, यानी कि सिटीजनशिप का पहला पार्ट जब 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने बताया था कि ये हमारे सिटीजन हैं इस तारीख को। इस तारीख के आगे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो आर्टिकल 5 बोला था, वो बोला था कि जिनका डोमिसाइल इस देश में है उनके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में उनके क्या रूल्स हैं। अच्छा, इनके अलग अलग रूल्स हैं, वो रूल्स आपने पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सिटीजनशिप का जो वीडियो है उसमें डिटेल में समझाया गया है। अभी मैं सिर्फ आपको आर्टिकल की हेडिंग दे रहा हूं। तो आर्टिकल 5 उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जिनका डोमिसाइल भारत देश में ही है, जिनका घर नेटिव होम भारत देश में ही है, तो उनकी बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया आए, जो पाकिस्तान से इंडिया आए। अलग अलग तारीख है, अलग अलग रूल बना रखे हैं, तो वो रूल के लिए वीडियो देखना, क्योंकि अभी रूल मैं आपको इस क्वेश्चन में नहीं ले सकता कि कौन सी तारीख तक के लोगों को इस तरीके से करना था, कौन सी तारीख को रजिस्ट्रेशन कराना था, ये मैं आपको नहीं बता सकता अभी के लिए। ये आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले ही परोसा हुआ गया है आपके पास, वहां जाके आप थोड़ा सा चख लें दूसरे रेस्टोरेंट में जाके। क्लियर है? सो पाकिस्तान इंडिया, क्लियर है। तो पाकिस्तान से जो इंडिया माइग्रेट हुए हैं उन लोगों की बारे में जो सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है वो है आर्टिकल नंबर 6। तो यही हमारा क्वेश्चन है, कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन्स माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान छोड़ के पार्टीशन के टाइम हमारे भारत देश में आके बसे हैं, वो हमारे भारत देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, ये कौन बताएगा? आर्टिकल नंबर 6 बताएगा, ठीक है। आगे भी बता देता हूं, क्वेश्चन का आंसर मिल गया पर आगे बता देता हूं। ये वो लोग हैं जो पार्टीशन के समय इंडिया से पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में इनको बढ़िया मजा नहीं आया, तो ये लौटकर वापस इंडिया आ गए, वापस भारत देश में आ गए। तो उन लोगों के लिए जो रूल्स ऑफ सिटीजनशिप है वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 7 में। 5 में डोमिसाइल के लिए, 6 में पाकिस्तान से जो इंडिया है, 7 में जो पाकिस्तान जाके वापस इंडिया आए उनके लिए रीमाइग्रेटेड टू इंडिया बोल सकते हैं इसको आप। फिर आर्टिकल 8 में दे रखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट इन आउटसाइड कंट्री, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए, हमारे भारत देश का ओरिजिन मतलब वो फसल कहाँ पैदा होनी चाहिए, वो उनके पिताजी या उनके दादाजी कहाँ के होने चाहिए, भारत में पैदा हुए होने चाहिए, उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो कहीं और बाहर रह रहे हैं अब 1950 में, 26 जनवरी 1950 को कहीं बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनको भारत की नागरिकता अगर चाहिए तो उसके रूल दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 8 में। क्लियर है? समझ में आया? ये 4 आर्टिकल बताते हैं आपको किस किस लोगों को, इस भारत देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए कौन कौन हमारे सिटीजन होंगे और कौन कौन हमारे सिटीजन नहीं होंगे, ये बताता है ये 4 आर्टिकल। फिर आर्टिकल 9 आ जाता है, 10 आ जाता है, 11 आ जाता है। सो आर्टिकल 11 तो हमें पार्लियामेंट को पावर देता है, जिसको अभी हमने पढ़ा। पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप के कोई से भी रूल बना सकते हैं। कोई से भी रूल बनाने की पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 10 आपको पावर देता है कि एक बार अगर आपने सिटीजनशिप ले ली, एक बार आपने सिटीजनशिप ले ली तो ऐसा नहीं है कि आपको सिटीजनशिप रिन्यू करानी पड़ेगी। जैसे हमारा लाइसेंस होता है कि हर 20 साल बाद या जो भी पीरियड है हमको रिन्यू कराना पड़ता है, या कोई भी हमारी अदर आइडेंटिटीज है
तो इट हैज़ अ स्पेसिफिक पीरियड मेंशन इन दी कार्ड, उसके बाद आपको उसके पश्चात आपको उसको वापस रिन्यू कराना पड़ता है। बट ये सिटीजनशिप के साथ ये मैटर नहीं है, ये मसला नहीं है। सिटीजनशिप अगर आपने एक बार ले ली तो आप जब तक मरोगे नहीं तब तक आप भारत देश के नागरिक हो, अनटिल अनलेस पार्लियामेंट कोई नया रूल बना दे, पार्लियामेंट कोई नया रूल बना दे। बट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिटीजन ली तो 5 साल बाद 10 साल बाद आपको वापस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वापस आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। क्लियर है? आर्टिकल 9 बोलता है कि जैसे ही आपने किसी और देश की सेकंड कंट्री किसी और देश की आपने सिटीजनशिप ले ली, गलती से भी ले ली या इच्छा से ले ली या फोर्सफुली ले ली, एनी विच वेज आपकी भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यह आर्टिकल 9 बोलता है, ये सिटीजनशिप लॉस की बात कर रहा है। क्लियर है? समझ में आती है? तो ये आर्टिकल 5 से 11 है जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं ऑन 26 जनवरी 1950, यानी ऑन द डे ऑफ आर लॉन्च ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक प्रभु? चलो, व्हेन वॉज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप एक्ट जो था वो तो निकला था 1955 में। कब निकला था? 1955 में। लेकिन इसको आगे कई बार इसको कई दफा इसको क्या किया गया? संशोधन किया गया, अमेंडमेंट इसके अंदर लाए गए। अब हमें पूछा इनमें से कौन से साल में अमेंडमेंट लाए गए। अब ये तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि कई बार ले गए तो हमें कई बार का तो नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर दिया कि इन्होंने एक स्लॉट दे दिया 2017 से 20 के बीच में, ठीक है ना। तो 2017 के बीच में आपको याद होना चाहिए कि 2019 में सबसे जो अमेंडमेंट आया था वो था संशोधन इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सिटीजनशिप में जो फेरबदल था। तो क्या था 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, ये बिल आया था उन लोगों के लिए जो पड़ोसी मुल्कों से हमारे भारत देश में एंटर हुए हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। तो ये सिटीजनशिप उन लोगों को ग्रांट कर रहा था। ये बिल के थ्रू क्या होता था, ये सिटीजनशिप उनको ग्रांट करेगा ऐसी कम्युनिटीज जो कि हिंदू, सिख, जैनी, पारसी, क्रिश्चियंस या कोई और कम्युनिटी है, बट नॉट मुस्लिम्स। बट नॉट मुस्लिम क्या नहीं होने चाहिए? इसकी एक कैटेगरी है मुस्लिम नहीं होने चाहिए, और वो तीनों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज इन दीज थ्री कंट्री क्यों है? इसके पीछे ऐसे भावुक होने की बात नहीं है। लॉजिक क्या है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आर मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, इस्लामिक नेशन है, तो यहां पे इनकी तो खुद की मेजोरिटी है ही, ये इसका मतलब है। तो अगर ये जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, सिख, हिंदूज, क्रिश्चियन एंड नॉन मुस्लिम जो भी हैं, और वो परसिक्यूटेड हैं इस देश में, प्रत्याड़ित हैं इस देश में, और वो हमारे देश में आए हैं, तो इन कम्युनिटीज से अगर वो बिलोंग करते हैं, तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। हालांकि इसकी भी एक डेट, कट ऑफ डेट है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी कट ऑफ डेट है, जिस दिन के बाद 2014, वो आगे बता दूंगा, 2014 के बाद ये एंटर हुए तो नहीं है, इससे पहले वाले जो लोग हैं और इन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज, तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। क्लियर है? लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये एक्ट बोलता है। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2019? इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, आ रहा है, बिल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको अमेंड ही करेगा, क्योंकि ओरिजिनल एक्ट जो पहला एक्ट निकाला पार्लियामेंट ने कब निकाला? 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो उसके बाद जो भी हुए हैं वो संशोधन ही हुए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से फेरबदल करके नया एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, कुछ ऊपर नीचे करके उसमें फेरबदल ही किए गए, इसलिए इनको अमेंडमेंट बिल बोला गया है। तो एनी अमेंडमेंट बिल विच इज ब्रॉट एनी टाइम आफ्टर 1955 वुड बी अमेंडमेंट टू दी सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान हु आर मेनली मुस्लिम्स। तो अभी थोड़ा ताजा ही 2 मिनट पहले मैंने आपको कहानी कही थी 2019 के बिल की, तो इसमें बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ये हु आर मेनली मुस्लिम्स नहीं करके हु आर नॉन मुस्लिम्स जो है आप इसको डाल दें।
तो 2019 का जो बिल है वो बिल्कुल सही बात है, इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता देता है वो उनको, किनको, रिलीजियस माइनॉरिटीज, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान, एबीपी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो प्रत्याशित लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, ऑफ दीज थ्री कंट्रीज आर गिवन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट दे शुड नॉट बी मुस्लिम्स, दे शुड नॉट बी मुस्लिम। वो सिख होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, जू होने चाहिए, क्रिश्चियन होने चाहिए, ऑल अदर कम्युनिटीज बट नॉट मुस्लिम्स। तो ये बोलता है सिटीजनशिप एक्ट 2019, अमेंडमेंट एक्ट 2019। हालांकि इस पे बहुत सारी प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये काफी सारे फंडामेंटल राइट्स या जो हमारा सेक्युलर, जो हमारे भारत देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट कई लोगों ने चैलेंज किया कि दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे को सेक्युलर बनाने की बात करता है। एवरी धर्म इज टू बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे हम एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं मुस्लिम्स के साथ। तो दोनों ही लॉजिक है, ये वाले लॉजिक से देखोगे तो आपको ये सही लगेगा, वो वाले लॉजिक से देखोगे तो आप वो सही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों कंट्रीज हैं वो तीनों मुस्लिम कंट्रीज है, तो ऑलरेडी इनकी खुद की कंट्री है, और वहां से कोई कम्युनिटी है, उनको वहां पे मदद किसकी जरूरत है? कौन से परसिक्यूटेड लोगों को जरूरत है? नॉन मुस्लिम्स को जरूरत है, तो उनको हम इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। तो अगर आप देखोगे, नजरिए हैं, राइट एंड रॉन्ग मुझे नहीं पता, और राइट एंड रॉन्ग इस दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। आप किस तरीके से देखते हैं, आप अपना नजरिया देखें और उसके अनुसार जीवन जिए। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को बताना है कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओनली फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है, ओनली फर्स्ट। ये तो सही था, लेकिन ये गलत था ना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हु आर मेनली मुस्लिम, बट द राइट आंसर वुड हैव बीन इफ इट वाज if the people are non-Muslims, if the communities are non-Muslims। तो ये आ गया एक्सप्लेनेशन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील टू डील विथ। इंडियन सिटीजनशिप फॉर persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians, but not Muslims, but not Muslims। They must have entered इन इंडिया बिफोर दिसंबर 2003। ये एक कट ऑफ डेट रखी गई, कट ऑफ मंथ रखा गया कि दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। 2014 के बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया है कि उनके बाद वाले लोगों का क्या करना है। ठीक है ना? तो अगर इस धर्म से हैं, इन तीन देशों से हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड हो जाएगी। हालांकि उसके भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट दे आर ओपन टू इट। ओके, how many years does a person of Indian origin need to reside in India to become a citizen of India under the Citizenship Act 1955? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक एक्विजिशन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, उसमें एक एक्विजिशन है बाय रजिस्ट्रेशन। क्या? बाय रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकता है? अपने आप को सिटीजन बना सकता है इस भारत देश का। कुछ प्रोसेस है, लॉज है, वो हम क्वेश्चन, वो हमारी कंडीशन हम अलग अलग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, और नहीं तो वीडियो बना हुआ है वो जाके डिटेल में देख सकते हैं। बट मोटा मोटा क्रक्स बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इफ यू आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन आवर कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अगर आप 7 साल तक भारत देश में रह रहे हैं एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनकी फसल कहां से चालू होनी चाहिए? हिंदुस्तान से होनी चाहिए। वो नहीं तो उनके पिताजी, नहीं तो उनके दादाजी कहां के होने चाहिए? इस भारत देश के नागरिक होने चाहिए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया। कितने साल रिसाइड करना है? 7 साल करना है एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वो भारत देश का खुशहाल नागरिक बन सकता है, इस पॉपुलेशन को और बढ़ा सकता है। ये आ गया इसका एक्सप्लेनेशन भी, जो मैंने अभी गाना गाया उसको और डिटेल में लिख के आ गई, लिरिक्स आ गए उसके। बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप कैन ऑल्सो बी अक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। सम ऑफ द मैंडेटरी रूल्स, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये समय दिख गया, 7 साल आपको रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। कुछ और कंडीशंस भी, अलग अलग केस भी हैं, तो ये आपने वीडियो देख रखा है, और नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट? इसमें से कौन से ऐसे फीचर है इंडियन सिटीजनशिप के जो आपको लगता है सही हैं या सही होंगे? ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है।
चाहे हम स्टेट और नेशन की बात करें या दो अलग अलग नेशन की बात करें, हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट गलत है, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री है हमारा, हमारा राज्य की सिटीजनशिप नहीं चाहिए हमारे को, हमें हमारे देश की नागरिकता चाहिए। क्लियर है? भारत देश की। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, पैन इंडिया, पूरे भारत देश के नागरिक हैं हम, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, तो ऐसी सिटीजनशिप चाहिए हमारे को, और ये हमारी सिंगल सिटीजनशिप। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। Who, which of the following is competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? इनमें से कौन कंडीशन रख सकता है फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? तो इतनी देर से हम बार बार ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये मैटर किसका है? सेंटर का। सेंटर का मतलब पार्लियामेंट का। तो जितनी भी चीज़ें हैं सेंटर की सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसको चेंज करना है, उसको बदलना है, उसमें संशोधन करना है, उसको हटाना है, एक्विजिशन में चेंज करना है, लॉस में चेंज करना है, इट ऑल कैन बी डन बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है? ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 11, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने डाला, कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने, कि आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग विद द सिटीजनशिप। इट इज द पार्लियामेंट हु हैज टू डिसाइड हु विल बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड हु विल नॉट बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर डी, पार्लियामेंट। क्लियर है? विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? कौन से, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द प्रोसेस ऑफ डुअल सिटीजनशिप और द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप? तो दो सिटीजनशिप हमें चाहिए हमारे अमेरिका में, यूएसए में, जहां पे हमें एज अ नेशन यूएसए की भी सिटीजनशिप चाहिए, एंड देन अगेन अलग जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो वहां की भी आपको सिटीजनशिप चाहिए, अलग अलग सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट देखा जाए तो कुछ तरह इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है कि अलग अलग सिटीजनशिप है तो क्लैरिटी रहती है कि हम कहाँ कहाँ हैं, किस एरिया के हैं, किसको बिलोंग करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, स्टेट के सारी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं कि इससे क्या होता है, इससे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, कि आप अलग स्टेट के हो, आप भले ही एक देश में हो लेकिन फिर भी आप में डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आ सकता है। क्लियर है? एक थाली दूसरी थाली वाली बात भी आ सकती है। विच आर दी मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप? अब भारत की नागरिकता कैसे खोई जा सकती है? तो जैसा मैंने आपको बताया, भारत की नागरिकता पाई कैसे जा सकती है और खो कैसे जा सकती है, ये सब कहां दिया है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955। ठीक है, ये बाएं हाथ पे लिखवा लो अपने, 1955। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू हमें पता पड़ता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप एंड व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप। सो 3 मेथड इसमें बता रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है। रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। तो इसका जवाब जो है, ये तीनों के तीनों ही सही हैं, तीनों के तीनों के तरीके से हम हमारी इंडियन सिटीजनशिप खो सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। क्या है तीनों को मैं बता देता हूं। रेनंसिएशन इज बेसिकली त्यागना, मतलब वॉलंटरली त्यागना, कि भैया मैं चाहता नहीं हूं इस भारत देश की नागरिकता, मुझे ये देश समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी नागरिकता छोड़ रहा हूं, मैं किसी और देश की नागरिकता ले रहा हूं, दैट इज रेनंसिएशन। क्लियर है? बहुत सारे लोग जाते हैं भारत देश छोड़ के, पढ़ाई लिखाई करके बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बाहर कमाते हैं, बोलते नहीं यार भारत में देना, भारत की नागरिकता छोड़ो, अपन तो कनाडा के बन जाए, या कोई अगर सिंगल सिटीजनशिप वाली कंट्री है तो वहाँ के बन जाए। ठीक है, कनाडा तो आई गेस डुअल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, देन टर्मिनेशन, आई एम नॉट प्रिटी श्योर देन स्टिल, है ना। अब फिर टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेट करना, टर्मिनेटर। ठीक है, तो टर्मिनेशन कब है? जब हम इसको हटाएंगे। तो हटाएंगे कब? जैसे ही हम किसी और भारत दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत देश का जो नागरिक है वो भारत देश का नागरिक नहीं होगा, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि भैया आप अब भारत देश के नागरिक नहीं हो। रेनंसिएशन में आप खुद त्याग रहे हो कि भैया मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ। टर्मिनेशन में हम लात मार रहे हैं, हम भारत देश वाले बोल रहे हैं कि आप हमारे भारत देश के नागरिक नहीं हो। जनरली कब होता है? जब आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो। ठीक है, फिर आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के कारण क्या होता है? डेप्रीवेशन वापस, इसको वापस लेना। तो डेप्रीवेशन कब करते हैं? डिप्राइव कर देते हैं, मतलब आपको मिल भी गई, आप कहीं और जा भी नहीं रहे हो, आप यहीं पे हो, या कुछ ऐसे आपने एक्ट कर दिए, कृत्य कर दिए, आपने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी कि हमें आपकी जो सिटीजनशिप है उसको डिप्राइव करना है, उसको लेना है। क्लियर है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि मैंने फ्रॉड, जब सिटीजनशिप ली, ये जनरली कब होता है? जब रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपने सिटीजनशिप ली हो, तो आपने जो अपने डॉक्यूमेंट या अपने बारे में जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है वो सब फॉल्सिफाई निकले, तो आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है। ठीक है, कारण देखो आगे कारण, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टर्मिनेट द सिटीजनशिप इन द फॉलोइंग केसेस। द सिटीजन हैज डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान का तिरस्कार किया हो या डिसरिस्पेक्ट किया हो तो आपकी सिटीजनशिप ली छीनी जा सकती है, बट इट हैज़ टू बी प्रूवन देन। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और उसकी सिटीजनशिप ले ली, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड इट इज प्रूवन फिर आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। हैज़ ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, कोई भी आपने घोटाला करा हो, आपने किसी न किसी तरीके से बुद्धि लगा के, जो हमारे काफ़ी सारे लोगों का बुद्धि 2 नंबर का दिमाग है, उसको लगा के हमने सिटीजनशिप अक्वायर कर ली हमारे भारत देश की, और बाद में कम्स आउट कि आपने फ्रॉड किया है, तो वो सिटीजनशिप आपसे डिप्राइव की जा सकती है। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, हमारा भारत देश का कोई एनिमी कंट्री है, वैसे तो हमारा ऑफिशियली कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है, बट एट टाइम्स ऑफ वॉर हम कई देशों से एट एनिमी हो जाते हैं। तो अगर आपने एनिमी कंट्री से ट्रेड किया है वाइल एट वॉर, तो आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, अ सिटीजन हैज बीन इम्प्रिजन टू 2 years, 2 साल के लिए उनको सजा दी गई है किसी और देश में, तो उनकी भी ली जा सकती है। द सिटीजन हैज बीन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years, 7 साल से लेकर कोई आदमी दूसरे देश में रह रहा है और उसके पास भारत की नागरिकता है, तो उससे वो नागरिकता छीन के दूसरे देश की नागरिकता ले लो आप, ये बोल दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा ऑफ आर सिटीजनशिप। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, नया क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ठीक है। द प्रोविजन फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वॉज रिपील्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट 2005, ठीक है। 2 पॉइंट दे रखे कि 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया था उसके थ्रू हमने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी अनाउंस करी थी, तो जो भारत देश का नागरिक है वो कॉमनवेल्थ सिटीजन भी है। कॉमनवेल्थ सिटीजन क्या है? कॉमनवेल्थ कौन है? जो कि ब्रिटिश रूल में हुआ करते थे। एक तो ब्रिटिशर्स खुद मौजूद है कॉमनवेल्थ ग्रुप में, और जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने पे राज किया वो या फिर द कंट्री वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी वंस इन द लाइफ टाइम, जब भी उनकी पूरी इतिहास में कभी ना कभी वो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हों, तो वो कॉमनवेल्थ के पार्ट है। हालांकि अब विदाउट ब्रिटिश कॉलोनी जो थे या नॉन ब्रिटिश कॉलोनी जो थे उनको भी लिया जा रहा है, बट मोस्टली इट कंटेन्स ओनली द कंट्री विच हैज बीन सम टाइम रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर है? द प्रोविजन फॉर द कॉमन, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1955 में हमने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी की थी और हमारी नॉर्मल देश की सिटीजनशिप भी थी। क्लियर है? फिर आया द प्रोविजन ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वाज रिपील्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2005, तो ये यहाँ पे थोड़ा लोचा है, बिल्कुल सही बात है, रिपील किया गया, लेकिन इसको 2005 के थ्रू नहीं 2003 के थ्रू रिपील किया गया। 2003 में आया, उसके थ्रू रिपील किया गया, नॉट बाय द एक्ट ऑफ 2005। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिक दिखेगा। 2003 में से रिपील कर दिया गया, 2005 में नहीं किया। क्लियर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड इज रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असम अकॉर्ड। अब असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड भी एक सिटीजनशिप अक्वायर जो हमने करी, असम के जो लोग थे 1971 के समय जब बांग्लादेश और पाकिस्तान विभाजित हुए, ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान थे, जो नॉर्मल पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान थे, उनका विभाजन हुआ, तो उस टाइम काफ़ी सारा दंगे फसाद होने लगे हमारे एडजस्टिंग बांग्लादेश एरिया। तो असम, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग भाग के हमारे असम और इधर वाले पार्ट ऑफ आर कंट्री में घुसने लगे। क्लियर है? लेकिन अब जैसे ही वहाँ पे लोग घुसने लगे तो वहाँ भुखमरी बढ़ने लग गई, लड़ाई झगड़े बढ़ने लग गए, दंगे फसाद बढ़ने लग गए। तो असम के लोकल लीडर्स और असम की गवर्नमेंट और भारत देश की गवर्नमेंट ने एक अकॉर्ड साइन किया कि किन किन लोगों को हमें असम का सिटीजन मानना है या भारत देश का सिटीजन मानना है, और इनमें से कौन कौन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हमें बाहर भेजना है या जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना है। क्लियर है बात? तो इसके लिए साइन हुआ असम अकॉर्ड, क्योंकि वो जो भारी एकदम से पलायन आया, बहुत सारे लोग जो हमारे देश में घुसे असम के थ्रू, और वहाँ पे केओटिक सिचुएशन क्रिएट होने लग गई, तो उसको रोकने के लिए, एक बेंचमार्क करने के लिए कि कौन कौन इधर का सिटीजन है, कौन कौन यहाँ का नहीं है, असम अकॉर्ड साइन किया गया। क्लियर है? सो इट इज़ अ बायलैटरल अकॉर्ड साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो मैंने जैसा आपको बताया, इट इज़ नॉट अ बायलैटरल अकॉर्ड। मैंने अभी आपको बताया था 3 पार्टीज थी, असम के लीडर्स, जो लीडर थे, जो असम के मेन लीडर्स थे, देन असम की स्टेट गवर्नमेंट, और देन असम की, और देन हमारे भारत देश की गवर्नमेंट, इन लोगों ने मिलके असम अकॉर्ड साइन किया था। सो इट इज अ ट्राई पार्टी अग्रीमेंट। इट सेट्स ऑफ कट ऑफ, तो ये तो गलत हो गया, इट सेट्स ऑफ कट ऑफ मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1970 फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलीगल फॉरेनर्स इन असम। इलीगल फॉरेनर्स बोले मतलब जो कि बांग्लादेश से आए थे या कहीं से भी आए थे,
आसपास के इलाकों से आए थे, लेकिन बांग्लादेश से आए थे क्योंकि मेन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही लिफ्ट चल रहा था। तो लेकिन वो क्या है, तो उसके लिए कट ऑफ डेट क्या रखेगी, 24 मार्च 1971। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 25 मार्च को 1971 को बांग्लादेश और हमारे पाकिस्तान अलग अलग देश बन चुके थे। तो इसकी कट ऑफ डेट इससे एक दिन पहले यानी 24 मार्च 1971 तक जो आया है उसको हम हमारा सिटीजन मान लेंगे। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी खेल वाला है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अभी तक क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। भावुक होके, खुश होके, एकदम भावनाओं में बह के सेकंड मत करके आ जाना, क्योंकि जनरली हमारी टेंडेंसी क्या है, सही पूछा जाता है तो सही वाले को टिक करना है। ये हमारे दिमाग की वायरिंग है, इसको बोलते हैं हार्ड वायरिंग। हमारा दिमाग वही कराता है, हमारा शरीर वही, दिमाग हमारे शरीर से वही कराता है जो उसने सोच रखा है, जो उसके दिमाग में पिक्चर चल रही है। तो हमें शुरू से आदत क्या है, विच ऑफ द सिस्टम, विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, तो हम करेक्ट पे ही टिक करेंगे। इसलिए लंबी सांस लेना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और सेकंड इसको, इसके नॉट करेक्ट वाले को टिक करना। ओके, ये आ गया जो मैंने अभी बताया था। इट इज द ट्राई-पार्टी अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट इन 1985। ठीक है, जो लीडर्स थे उनके बीच में ये 3 पार्टी का अग्रीमेंट था। हु कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? कौन OCI कार्ड होल्डर्स की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकता है? तो मैंने आपको बोला जब भी सिटीजनशिप की बात आए और पूछ ले कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास ही पावर है और किसी के पास नहीं है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल कोई काम के नहीं है, किसी के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, जो भी ऑप्शन मिले उसको टिक कर देना। क्लियर है? सो सिटीजनशिप यूनियन का सब्जेक्ट, पार्लियामेंट के पास पावर, सब कुछ यूनियन, सिटीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। ठीक है। डैश हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो रिपीट हो गया, अभी तो कर रहे थे अपन ने। कौन किसके पास पावर है? तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। सिटीजनशिप से रिलेटेड A to Z जितनी भी कहानी है सब पार्लियामेंट के पास है और किसी की कोई औकात नहीं है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर और द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। आगे हम बढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ या फंडामेंटल ड्यूटी, जो भी होगा, जो भी टॉपिक इजीली हो जाएगा, तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसके साथ चालू करेंगे। प्रोबेबली फंडामेंटल राइट्स ही होगा, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और भी क्वेश्चन ट्राई करें, आप जहाँ जहाँ से ढूंढ सकते हैं करें। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।